Hello everyone, myself Priya Shah and I welcome all of you to this session of Legal English. चलिए, let us begin with the session. Now let us first begin by understanding कि legal English का मतलब क्या होता है. तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ऐसा बोलता है कि इसके जो है वो वेरिएबल मीनिंग्स है, और सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन. यू हैव टू रीड दिस बोथ पॉइंट्स टुगेदर. यानी कि लीगल इंग्लिश का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ रिनाउंड डेफिनेशन. लेकिन लीगल इंग्लिश की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. और फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि वेरिएबल मीनिंग, मतलब मेरे लिए एक लीगल इंग्लिश का मतलब कुछ और हो सकता है और आपके लिए कुछ और हो सकता है. लेकिन लीगल इंग्लिश जहां यूज आती है वो कुछ कॉमन एरियाज है. वो कॉमन एरियाज को इन वाइड टर्म आप बोल सकते हो लीगल प्रोफेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंग्लिश है जो लॉ के लैंग्वेज में यूज आती है. इसलिए हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है इंग्लिश का और लॉ का. इसका मतलब ये कि इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं और लॉ यानी कि लॉ की टेक्निकल टर्म्स और लीगल जार्गन्स जो हम यूज कर रहे हैं उसको कंबाइन करके हम लीगल इंग्लिश का नाम दे सकते हैं. अच्छा, अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं देते हैं और फंक्शनल अप्रोच देते हैं. इसका रीजन क्या है? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच पहले समझते हैं. उसका मतलब कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक वे ऑफ पैटर्न में स्टडी करते हो जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है, जो वाइड पब्लिक में एक कॉमन सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन ये एक फंक्शनल अप्रोच है, यानी कि हर एक इंसान के लिए इसको यूज करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है. जो इसका जो अप्रोच है कि हम कैसे यूज करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है मैं एक पर्टिकुलर चीज में लीगल इंग्लिश यूज करूं, आप किसी और वे में उसको यूज करें. इट इज टोटली अ सब्जेक्टिव यूज ऑफ द लैंग्वेज. हेंस वी डू नॉट गिव इट अ स्ट्रक्चरल अप्रोच. नाउ वेयर इज दिस लीगल इंग्लिश यूज्ड? तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज दी है. पहली तो लीगल राइटिंग में यूज करते हैं और दूसरा जो है वो हम ओरेटरी स्किल्स में यूज करते हैं. अब लीगल राइटिंग मतलब ये 5 चीजें का कॉम्बिनेशन. ये 5 चीजें कौन सी है? तो रिसर्च पेपर, मेमोरियल, ऐसे या फिर आर्टिकल, लेटर और अदर लीगल ड्राफ्ट्स. अब लीगल राइटिंग में और ओरेटरी स्किल्स में लीगल इंग्लिश की जरूरत क्यों है? तो मैंने आपको पहले समझाया था कि एक वाइड टर्म अगर आप दे दे तो वो लीगल प्रोफेशन हो गया. अब लीगल प्रोफेशन में क्या काम आ सकता है? तो 2 ही चीजें काम आ सकती है. या तो आप लीगल राइटिंग पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने, आपके क्लाइंट्स के सामने, या फिर आप ओरेटरी स्किल्स प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी, यानी कि आप क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं या आप कोर्ट्स में बात कर रहे हैं. तो ये जो 2 चीजें हैं उसमें लगभग आपका पूरा लीगल प्रोफेशन आ गया. तो इसीलिए ये 2 ही ब्रॉड टर्म्स है जहां पे जो है हम लीगल इंग्लिश का यूज करते हैं. अब हम एक एक लीगल राइटिंग को समझेंगे कि आप उनको कैसे लिखते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, उनके कंटेंट्स क्या है. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विथ रिसर्च पेपर. ये जो पहली लाइन है ये पढ़िए, एन एकेडमिक और अ स्कॉलरली आर्टिकल. ये रिसर्च पेपर की डेफिनेशन है जिसको आप 2 टर्म्स में बोल सकते हैं. या तो ये एक एकेडमिक आर्टिकल है या तो ये एक स्कॉलरली आर्टिकल है. क्यों एकेडमिक और स्कॉलरली? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इन डेप्थ रिसर्च करते हैं और फिर A to Z एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक यू आर इंक्लूडिंग इट इन योर पेपर. तो इसलिए बोलते हैं कि रिसर्च पेपर जब आप लिखते हैं तो 5 चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी होती है रिसर्च पेपर लिखने से पहले. सबसे पहला तो हो गया कि आपको जो है वो आपका एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है. आपको लगेगा बहुत इजी है, टॉपिक सिलेक्ट करना है, लेकिन एक चीज आपको इसमें याद रखनी है कि जो आपका टॉपिक है वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए.
लेट्स से आपने एक ऐसा टॉपिक ले लिया जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो क्या आप उस टॉपिक पे इन डेप्थ रिसर्च यानी कि उस सब्जेक्ट की ग्रिप पकड़ पाएंगे? नो, बिकॉज राइटिंग ए रिसर्च पेपर इज अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। रिसर्च भी उतनी ही इन डेप्थ चाहिए। अगर आप 1 घंटा रिसर्च करेंगे तो आप उस टॉपिक से बोर हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज सिलेक्ट अ टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का हो, जिसको रिसर्च करने में आपको मजा आती हो। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट बोलता है रिसर्च। तो देखिए, ये जो रिसर्च है वो रिसर्च का मतलब है कि आप रिसर्चिंग स्किल्स आपकी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो फॉर रिसर्चिंग स्किल्स एंड मूटिंग स्किल्स, जो ऑडिटरी स्किल्स में आएगा, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। वो वीडियो को आप देखोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी होती है और कैसे कैसे डिफरेंट साइट्स की हेल्प से आप आपका रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। सो डू वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो अभी के लिए इसको हम साइड में छोड़ते हैं। लेट अस बिगिन विद आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज एनालाइज करना और प्लान करना। अब देखिए, एनालाइज और प्लान का मतलब क्या? तो जब आप रिसर्च करने बैठेंगे, आप या तो पेन पेपर लेके बैठेंगे या तो नोटपैड, और जितने भी पॉइंट्स आपने रिसर्च किए हैं वो आप नोट डाउन करते जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये जो नोट डाउन किए गए पॉइंट्स है वो नोट डाउन किए गए पॉइंट्स फ्लो में हो सकता है पहले आपने कंक्लूजन रिलेटेड कुछ लिखा हो, फिर आपने आपका इंट्रोडक्शन रिलेटेड कुछ रिसर्च किया हो। तो ये एनालाइज और प्लान में आप वो सारे पॉइंट्स को एक सिस्टमैटिक वे में ड्राफ्ट करते हैं। यानी कि पहले आप इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लाइन वाइज बुलेट पॉइंट पे 1 2 3 4 लिखेंगे। देन आप आपकी बॉडी के ऊपर जाएंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे, केस लॉज जितने भी आपने डाले हैं वो लिखेंगे, उसके बाद आपका कंक्लूजन लिखेंगे। तो एनालाइज एंड प्लान का सिंपल मतलब है आपने जो रिसर्च किया है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंशियल वे में पुट इन करना। अभी भी याद रखिए, ये आपका फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। नेक्स्ट स्टेज आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी कि आपने जो भी प्लान्स नोट डाउन किए हैं, लैपटॉप लेके बैठेंगे, आप उसको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे। एक ऊपर से जो रिसर्च पेपर है वो आप फॉर्म करेंगे, और वो रिसर्च पेपर फॉर्म करने के बाद जो है वो आपका आता है फाइनल प्लान। फाइनल प्लान यानी कि प्रूफ रीडिंग करना। क्लेरिकल मिस्टेक्स है, टाइपोलॉजिकल एरर्स है, उन सारे एरर्स को कंप्लीट करके आपका एक रिसर्च पेपर प्रूफ्ड डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप आपके रिसर्च पेपर को पब्लिकेशन के लिए सेंड करेंगे। तो हमें ये पता चल जाता है कि रिसर्च पेपर का मतलब क्या और हमें कैसे रिसर्च पेपर के तरफ बिगिन करना है। अब रिसर्च पेपर में कंटेंट्स कैसे कैसे आते हैं और क्या सीक्वेंस में आते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये है आपके कंटेंट्स। कुछ आपके 8 या 9 कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट के बारे में। तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो बहुत ही इजी होता है कि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो आपका काम है वो 100% विदाउट प्लेजरिज्म है। और अगर आपने कोई केस लॉ साइट किया है या कोई किसी और का रिसर्च पेपर साइट किया है तो do not forget to put it into inverted commas if you have copy pasted the same। और अगर आपने आइडिया लेके लिखा है तो उसको वापस से साइट करना ना भूले कि आपने वो आइडिया भी किसके रिसर्च पेपर से लिया है। एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। इफ यू गाइज वांट आई विल शेयर विथ यू माय फॉर्मेट कि मेरा एक्नॉलेजमेंट का कौन सा फॉर्मेट है। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि आपने क्या क्या चैप्टर्स लिखे हैं, क्या क्या पेज नंबर पे क्या क्या चीज आपने लिखी है, उसको एक टेबल ऑफ कंटेंट्स के फॉर्म में आप डाल देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल सकते हैं। तो मैं तो वही यूज करती हूँ बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग में बहुत ज्यादा इजी रहता है। इफ यू गाइज वांट यू कैन गो फॉर दैट, और एल्स आप अपने खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं आपका टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। तो ये जो हमारी इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज है इसमें हमें 3 चीज याद रखनी है। 3 चीज तो क्या कि सबसे पहले तो आप लिख रहे हैं इसमें स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है?
तो स्टैट्यूट्स यानी कि जो भी एप्लीकेबल लॉ आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिमिनल लॉ पे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपने जरूर सीआरपीसी और आईपीसी का यूज किया होगा, तो वो आ जाएगा स्टैट्यूट्स में। फिर जो है आपकी दूसरी चीज आती है वो आती है केस लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि केस लॉज है जो आपके रिसर्च पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपके रिसर्च पेपर को ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। तो जितने भी केस लॉज आपने डाले हैं वो केस लॉज आप यहाँ पे नोट कर देंगे। इट विल बी वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव। अगर आप यहाँ पे पेज नंबर भी डाल सकते हैं कि वो जो आपने केस लॉ लिखा है वो आपने कौन से पेज नंबर पे साइट किया है। आई नो दैट इज वेरी टीडियस और ये टोटली आपके उसके विल के ऊपर है कि आप उसको डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। तो हमारा ये जो स्टैट्यूट्स हो गया, केस लॉज हो गया, ये मेन दो चीजें होती है। उसके बाद अगर आपने कोई बुक्स साइट किए हैं, कोई आर्टिकल साइट किए हैं तो वो आप लिख देंगे। तो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज यानी कि आपने कौन सी जगह से क्या क्या चीजें यूज की है। नेक्स्ट, स्कोप या लिमिटेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च पेपर का। व्हाई? क्योंकि आपका रिसर्च पेपर पूरी चीज कवर नहीं करेगा। टॉट्स में हो सकता है वो एक पॉइंट को कवर कर रहा हो, लेट्स से वाइकेरियस लायबिलिटी। तो आपको लिखना है आपके रिसर्च पेपर में कि योर रिसर्च पेपर ओनली फोकसेस ऑन वाइकेरियस लायबिलिटी एंड डज नॉट टचेस अपॉन एनी अदर पार्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। तो वो हो गया आपका स्कोप और लिमिटेशन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ समरी कि आपका जो भी रिसर्च पेपर है उसका शॉर्ट एंड स्वीट डिनोट करने वाली चीज कि आप आपके रिसर्च पेपर में कैसे वर्क करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर्स तो यू नो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन, उसका अलग से आप टाइटल जो है वो अच्छा दे सकते हैं क्योंकि जितना इफेक्टिव टाइटल होगा उतने ही लोगों को इन डेप्थ पढ़ने की मजा आएगी। एक और चीज, एक अट्रैक्टिव टाइटल लेने के चक्कर में बहुत ही हार्ड जार्गन यानी कि कोई टेक्निकल टर्म मत यूज कर लेना, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज लेने के लिए आपका रिसर्च पेपर पढ़ रहा है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस टाइटल जो आप लिख रहे हैं, चैप्टर्स के टाइटल, दे हैव टू बी अट्रैक्टिव प्लस दे हैव टू बी easy टू अंडरस्टैंड। अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फीका लगेगा आपका पेपर, और इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा तो लोगों को लगेगा कि आपने बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज की है, इसलिए रिसर्च पेपर पढ़ने से पहले ही पॉसिबल है कि वो आपका पेपर ना पढ़े। चैप्टर्स हो गया, उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट दो पॉइंट्स पे जो कि है कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। कंक्लूजन तो आपको पता ही है, हर जगह पे हम यूज करते हैं कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। बिब्लियोग्राफी का मतलब समझा देती हूँ। ये जो बिब्लियोग्राफी है वो आप इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। जो चीजें आपकी इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में डालनी बाकी रह गई वो आप बिब्लियोग्राफी में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिया है तो वो आप बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं, या फिर आपने कोई बुक्स का कोई रेफरेंस लिया है जो आपने यहाँ पे साइट नहीं किया है, वो आप बिब्लियोग्राफी में डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज के इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज और बिब्लियोग्राफी में आप जो भी डालेंगे वो हमेशा एक साइटेशन मोड में डालेंगे। सपोज अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में JN पांडे यूज किया है तो आप सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन JN पांडे ऐसा नहीं लिखेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू क्लियरली राइट इन अ साइटेशन मेथड। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगी ब्लू बुक साइटेशन मेथड में जाइए, वो बहुत इजी है। मैं उसका एक ट्यूटोरियल भी डाल दूंगी इफ यू गाइज वांट। तो अब ये मेमोरियल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो मूड कोर्ट है और वो जो मेमो राइटिंग है वो हैंड इन हैंड जाते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आप मूड कोर्ट में जाते हैं तो आपको स्पेसिफिकली मेमोरियल की ज़रूरत होती है। चलिए मूड कोर्ट समझते हैं क्या होता है। अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं या लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो आपको पता ही होगा कि मूड कोर्ट का मतलब क्या होता है। फॉर द बिगिनर्स लेट मी टेल यू कि ये जो मूड कोर्ट है वो एक मॉक कोर्ट रूम सेशन की तरह होता है, जहाँ पे
जो कोर्ट्स की प्रोसीजर्स जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से आपको अपना केस प्रेजेंट करना होता है, बिल्कुल वैसे ही आप एक मूट कॉम्पिटिशन में करते हैं। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम का रिटन स्टेटमेंट यानी कि आपको मेमोरियल बनाना होता है और फिर अपनी ओरल मूटिंग स्किल्स से आपको उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है। देखते हैं कि आप ये जो मेमोरियल बना रहे हैं वो मेमोरियल में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने ये इतनी चीज़ें नोट डाउन की है, ये सारी की सारी जो है आपके मेमोरियल में इंक्लूड होती है। फर्स्ट चालू करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा कवर पेज। कवर पेज एक जो रहता है वो नॉर्मल फॉर्मेट रहता है जिसमें आप आपकी फर्स्ट बेसिक डिटेल्स पुट करते हैं, जैसे कि पेटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट। पेटिशनर कौन है आपके केस में, रिस्पोंडेंट कौन है, उसके अलावा आप कौन से कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो कोर्ट में जाने के बाद आप कौन से सेक्शन के अंदर जो है उनका ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे लिखना रहता है। अब कवर पेज में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आप पेटिशनर का कवर पेज बना रहे हैं तो वो हमेशा होगा ब्लू कलर में, जस्ट द कवर पेज, और अगर आप रिस्पोंडेंट्स का बना रहे हैं तो वो होगा रेड कलर में। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है और इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ है वो सेम हमने जैसा रिसर्च पेपर में स्टडी किया था बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। तो हम आते हैं अब हमारे स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन में। चलिए पहले से इसका मतलब समझते हैं। अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस फाइल करने गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप इस कोर्ट में कौन से ज्यूरिसडिक्शन से आए हैं, यानी कि आप एक अगर सिविल केस प्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिनल पेटिशन, तो कौन से आर्टिकल के अंदर, अगर आप एक एपिलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि अगर आप कोई अपील प्रोड्यूस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कौन से सेक्शन यानी कि कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन रहता है। सिमिलरली अगर आप रिट फाइल कर रहे हैं तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर यू फाइलिंग दिस अपील। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका मतलब आप वो पर्टिकुलर कोर्ट में कौन से सेक्शन या कौन से आर्टिकल के अंदर जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट काफ़ी इजी है। आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि कोर्ट को पता होने चाहिए वो आप लिखेंगे। ये फैक्ट्स में एक चीज़ ये याद रखने जैसी है कि अगर आप पेटिशनर है तो ध्यान रखिए कि जो पेटिशनर को फेवर करने वाले फैक्ट्स है उस पर आप फोकस डालें, और आप रिस्पोंडेंट्स है तो जो रिस्पोंडेंट्स को फेवर करने वाले फैक्ट है उस पर आप फोकस डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे इश्यूज प्रेजेंटेड वाले टॉपिक पे। इश्यूज प्रेजेंटेड यानी पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। आप हमेशा इश्यूज वेदर के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर मिस्टर ए मर्डर मिस्टर बी, या फिर वेदर मिस्टर ए इज लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू मिस्टर सी। ये आप जितने भी इश्यूज एक प्रॉब्लम में से फ्रेम कर रहे हैं उसको आप इश्यूज प्रेजेंट में लिख देंगे कि आपके 5 इश्यूज है, 6 इश्यूज है। जनरली 3 या 4 इश्यूज होते हैं और अगर छोटा प्रॉब्लम है तो 2 इश्यूज रहेंगे। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये जो है वो जाता है इश्यूज प्रेजेंट के साथ। हर एक इशू का आप एक आर्ग्यूमेंट देंगे। अगर आप ये बोल रहे हैं कि वेदर मिस्टर ए इज लायबल फॉर मर्डर ऑफ मिस्टर सी, तो आप उसको प्रूव करेंगे एविडेंस के चलते या आपके आर्ग्यूमेंट्स के चलते, जिसमें आप केस लॉज भी डालेंगे। तो ये जो समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, ये समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आप जो आपका इशू है उसका एक 10 लाइन का समरी देंगे कि मैं ये पॉइंट्स जो आर्ग्यूमेंट्स है उन पॉइंट्स के थ्रू मैं अपने इशू को फुलफिल करूंगा या फिर प्रूव करूंगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड है, एडवांस यानी क्या, आगे बढ़ता हुआ कोई चीज़ से बढ़ के, जो समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है उससे हमारा आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड नोट होता है कि समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आपने जैसे 10 लाइन लिखी है, उन्हीं 10 लाइन का एकदम डिटेल्ड जो है वो आप आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड में लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि आप मूट कोर्ट में या कंपटीशन में जब भी जाते हैं
आपके मेमोरियल के बाहर की आप कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते हैं कोर्ट के सामने। आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट देना है, कोई भी रीजनिंग देना है, दैट हैज़ टू बी रिटन इन योर मेमोरियल। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेम करिएगा, क्योंकि ये जो है वो आपके कोर्ट रूम के एथिक्स और आपके कोर्ट रूम के जो मेन आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं केस, उसका जो है स्ट्रॉन्ग पिलर बनता है। चलिए, तो हम क्लियर है कि मेमोरियल क्या होता है, हम मेमोरियल कैसे बनाया जाता है। अब चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसे और आर्टिकल। बहुत ही सिंपल है, एसे और आर्टिकल हमने काफ़ी बार पढ़ा है, काफ़ी बार लिखा है। तो अब अगर लॉ में आते हैं तो एसे और आर्टिकल का क्या डिफरेंस? तो देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप जो कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट आपको एक लॉ फील्ड से रिलेटेड लिखना है। आर्टिकल का जनरल फॉर्मेट है, आप सबको पता है कि आप सबसे पहले तो है टाइटल लिखेंगे। जो टाइटल होना चाहिए आपका वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उसे पढ़े, सेम जो हमने रिसर्च पेपर में देखा था। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी में 2 चीज़ कंसिस्ट होती है, आपकी प्रॉब्लम्स हो गई और उसका सल्यूशंस, और कंक्लूजन में आप अपना ओन ओपिनियन देंगे। तो चलिए काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से ये ऐसे या आर्टिकल को समझते हैं। लेट अस से वी हैव टू राइट essay or article on how to improve our legal system। तो देखिए, मैं चालू करती हूँ सबसे पहले इसमें टाइटल से। मैंने इसमें टाइटल दे दिया जुडिशियल रिफाइनमेंट। अब जुडिशियल रिफाइनमेंट क्यों? रिफाइनमेंट यानी इम्प्रूव करना, और जुडिशियल यानी कि हमारा लीगल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी से रिलेटेड है, इसलिए जुडिशरी को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं बन के बहुत ही ईजी सा, सिंपल सा, अट्रैक्टिव सा मैंने टाइटल दे दिया जुडिशियल सिस्टम। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखेंगे? तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं लीगल सिस्टम की डेफिनेशन। डिफाइन कर दीजिए लीगल सिस्टम को। फिर आपको ये पता है कि लीगल सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉमन एंड सिविल। तो आप बता देंगे कि कॉमन सिविल का मतलब क्या होता है। इंडिया जो है वो कॉमन लॉ सिस्टम है, क्यों है वो आप लिख देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी पे। तो अब आप बॉडी कैसे लिख पाएंगे? बॉडी में आपको पता है हमने 2 चीजें देखी, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। पहले आप प्रॉब्लम लिख देंगे। एग्जांपल दे देती हूं मैं कि जुडिशरी बहुत ही टीडियस प्रोसीजर है एक केस को या फिर एक नॉर्मली जो है कोर्ट को अप्रोच करने का। हम ऐसा बोलते हैं कि लॉ सबको पता होना चाहिए, लेकिन हमारा लॉ क्या आपको इतना इजी लगता है कि कोई एक लेमैन उसको समझ सकता है, एक सिटीजन उसको अप्लाई कर सकता है? स्पीडी ट्रायल हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि हर किसी को स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए। तो क्या वो एक्चुअली हमारे इंडिया में मिल रहा है? इतने केसेस पेंडिंग है, उसका रीजन क्या? वो सब जो है वो आप प्रॉब्लम्स में लिख देंगे, फिर आप अपने हिसाब से उसका सल्यूशंस देंगे। देखिए, अगर हम इसकी बात करने जाए तो सल्यूशंस आप 3 चीज में दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल के बारे में बात कर रही हूँ। पहला तो जज रिफॉर्म, कि जो हमारा जुडिशरी है उसमें जो जजेस की बेंच है उसको आप कैसे रिफॉर्म करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्पेशलाइज्ड कोर्ट रूम्स बनाएंगे जिसमें फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स होती है। जो अब बेंच है जहाँ पे 3 जनों की बेंच नहीं नेसेसरी है उसको आप डिवाइड कर देंगे एक पे, ताकि बेंचेस ज्यादा हो जाए, कोर्ट रूम ज्यादा हो जाए और प्रोसीडिंग्स फटाफट कंप्लीट होने लग जाए। फिर आप दूसरा दे सकते हैं केस रिफॉर्म्स। केस रिफॉर्म्स यानी कि छोटे मोटे केसेस को आपने एडीआर में भेज दिया, इतनी लॉन्ग प्रोसीजर करके कोर्ट में आने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे केस रिफॉर्म्स आप दे सकते हैं। थर्ड में हम बात कर लेते हैं, चलिए वो जो केस लड़ता है यानी कि एडवोकेट रिफॉर्म्स की। मेरे हिसाब से जो एडवोकेट का क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहिए, तो आप वो पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, सॉल्यूशंस हमेशा सब्जेक्टिव होंगे।
बहुत रेयर चांस में आप जो सोचते हैं और मैं जो सोचती हूँ वो सेम होगा। ये मैंने बताया है अपने हिसाब से, आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर आप ये गलती करने गए कि आपने इंटरनेट से कोई एक चीज़ के सॉल्यूशंस या किसी के आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर दिया तो पढ़ने वाले को पता चल जाएगा। एक ना हमेशा एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ सोचिए, एनालॉजिकल रीजनिंग के साथ सोचिए, तभी जाके आपका ये जो राइटिंग स्किल्स है ना वो डेवलप होगा। एंड अब लॉ फील्ड में है तो लीगल राइटिंग इज द हार्ट ऑफ योर लीगल करियर। अगर आप लीगल राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं है, भले आप कितना भी अच्छा बोलते हैं, इफ यू आर नॉट गुड एट ड्राफ्टिंग, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड इन योर सक्सेस। तो चलिए, हमने लीगल इंग्लिश में राइटिंग में ऐसे और आर्टिकल देख लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम। ड्राफ्टिंग की आप एक नेगेटिव डेफिनेशन देख लिए मेरे हिसाब से, कि जितनी भी चीजें हमने ऊपर देखी उसके अलावा की जो भी चीजें हैं वो आ जाती है आपके लीगल ड्राफ्टिंग में। हो सकता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना हो सकता है आपको एक विल ड्राफ्ट करनी हो, वो सब जितना भी लीगल के रिलेटेड जो है ड्राफ्टिंग है वो आपका इस ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। सो मोस्टली जो 5 चीजें हैं वो आपकी लीगल राइटिंग को कंप्लीट कर देती है, यानी कि इसके बाहर बहुत मुश्किल से 1 या 2 चीजें होंगी जो शायद आपके लीगल राइटिंग में काम आएंगे। सो हियर विथ वी कंप्लीट आवर लीगल राइटिंग का पार्ट। जो ओरेटरी स्किल्स का पार्ट है उसके लिए मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं मूटिंग स्किल्स के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी जो रिसर्च स्किल्स के साथ रहेगी। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको लीगल इंग्लिश जो है आपकी ओरेटरी स्किल्स में कैसे यूज़ करनी है और कैसे डेवलप करनी है। अगर आप बोलने की स्किल सीख जाएंगे जो मैं समझाने वाली हूँ तो अपने आप लीगल इंग्लिश जो है वो उसमें यूज़ आ ही जाएगा। एक चीज़ एक और याद रखिएगा कि ये जो आपकी राइटिंग है ना, लीगल राइटिंग और जो ओरेटरी स्किल्स है वो हमेशा हैंड इन हैंड जाती है। अगर कहते हैं, सपोज कह दीजिए कि आप राइटिंग में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन आप बोलने में अच्छे नहीं हैं, तो विल यू बी अ वेरी गुड लॉयर? तो जी नहीं, क्योंकि जितना आपको लिखना ज़रूरी है उतना ही एक प्रेजेंट भी करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपकी ओरेटरी स्किल्स काफ़ी एक्सीलेंट है, यू आर एक्सीलेंट इन योर स्पीकिंग स्किल्स, बट लिखने में यू आर 0, आपको कुछ नहीं आता है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? तो नहीं, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीजर्स आपको बिना डॉक्यूमेंट दिए स्टार्ट हो ही नहीं सकती। और डॉक्यूमेंट क्या है? लीगल ड्राफ्टिंग, जो कि लीगल राइटिंग में आती है। इसलिए याद रखिए कि लीगल राइटिंग जो है और जो ओरेटरी स्किल्स है वो हमेशा हैंड इन हैंड जाती है। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर लॉ करियर ट्राई टू इम्प्रूव बोथ। दोनों को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। One of the most important is hard work and your patience. आप कितने हार्ड वर्क के साथ, कितने पेशेंस के साथ एक ही चीज़ को बार बार करते हैं until and unless you achieve perfection in that. तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एंड द मैंडेटरी स्टेटमेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।